मनुष्य जीवन समुद्र से भी अधिक गहरा और विस्तृत। मनुष्य जीवन मोटी दृष्टि से देखने पर समुद्र जैसा स्थिर और सीमित दिखता है। कमाने, खाने और सोने जागने का उसका एक निश्चित निर्धारित ढर्रा है। उसी पर उसकी जीवनचर्या लुढ़कती प्रतीत होती है, पर गंभीरता पूर्वक देखने से उसकी गहराई और विस्तीर्णता समुद्र जैसी ही विशाल है। जो मोटी बुद्धि से समझ में नहीं आती, उसके लिए गंभीर चिंतन और तात्विक सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी के अंतराल में कितनी आग और कितनी संपदा भरी पड़ी है, इसे बिना गहराई में उतरे ऐसे ही मोटी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार समुद्र एक स्थिर तालाब जैसा लगता है। उसमें ज्वार भाटे ही थोड़ी हलचल उत्पन्न करते हैं, पर वास्तविकता इससे कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। समुद्र का अन्वेषण करने पर लगता है कि उसमें निर्जीव स्थिरता नहीं, घोर सक्रियता काम कर रही है। उसकी संपदा की विस्तीर्णता का क्षेत्र उससे कहीं अधिक है, जितना कि चर्म चक्षुओं और मोटी बुद्धि से देखा समझा जा सकता है। जीवन की स्थिति भी ऐसी ही है। हम सामान्य रीति से खाते सोते हैं, यह स्थूल परिचय है। वस्तुतः इतनी अधिक विभूतियां और संभावनाएं मनुष्य में भरी पड़ी हैं, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र के अंतराल में सन्निहित क्षमता एवं संपदाओं से किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जा सकता। समुद्र पृथ्वी पर भरा हुआ एक तालाब जैसा प्रतीत होता है, पर वस्तुतः थल की तुलना में जल कहीं अधिक है। मनुष्य जीवन में भी स्थूलता, जड़ता की अपेक्षा सरस संभावनाओं से भरा पूरा जलीय अंश ही अधिक है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कई हजार वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल के कई हजार वर्ग किलोमीटर भाग में समुद्र जल भरा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 71% भूभाग समुद्र में डूबा पड़ा है। संसार के सब छोटे बड़े समुद्रों में 33 करोड़ घन मील यही खारा पानी भरा है। गहराई का औसत इतना है कि जितने में थल भाग ऊंचे से ऊंचे पर्वतों समेत पूरी तरह डूब जाए। थल भाग यदि किसी कारण समुद्र में डूब जाए तो वह 365 मीटर गहराई में डूबा हुआ दिखाई पड़ेगा। विशालता की दृष्टि में रखकर यदि किसी ने पृथ्वी का नामकरण किया होता तो उसे महासमुद्र कहना पड़ता। थल भाग तो बीच बीच में उठे हुए छोटे बड़े टापुओं की तरह है। मानवीय जीवन को जड़ संपत्ति के आधार पर विकसित अविकसित माना जाता है, पर वस्तुतः उसकी चेतनात्मक सरस संवेदनाओं का क्षेत्र ही बड़ा है। उसकी संवेदनाओं का मूल्य महत्व ही अधिक है। अनादिकाल से मनुष्य समुद्र को देखता तो रहा है, पर उसकी स्थिति को सही रूप से इतनी लंबी अवधि में कभी नहीं जाना जा सका। वस्तुओं का जितना मूल्य है, उससे कहीं अधिक महत्व अन्वेषण प्रक्रिया का है। किसी समय एक ही समुद्र समझा जाता था, पर अब उसका विस्तार क्षेत्र 4 गुना हो गया है। एक नहीं, 4 महासागर हैं। स्थूल दृष्टि से मनुष्य चलता फिरता पेड़ पौधा है, पर सूक्ष्म दृष्टि से उसे सत रज तम के 3 गुणों में, सत्य शिवम सुंदरम की 3 महानताओं में, सत चित आनंद के 3 वर्गों में, स्थूल सूक्ष्म और कारण के 3 स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चतुर्विध विभूतियां प्राप्त कर सकना उसके लिए पूर्णतः संभव है। आकाश की ही 4 दिशाएं नहीं हैं। मनुष्य जीवन की भी 4 स्थितियां हैं: पिशाच, पशु, मनुष्य और देव। इनका चारों वेदों में विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। जीवन विकास के लिए भारतीय धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रमों का विधि विधान किया गया है। एक ही जीवन का 3 या 4 भागों में विभाजन करना उसी तत्वान्वेषी दृष्टि को अपनाने से संभव हो सका, जिसके आधार पर एक समझा जाने वाला समुद्र अब 4 महासागरों की जानकारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। समुद्रों का वर्गीकरण 4 महासागरों और अनेक सागरों के रूप में किया गया है। महासागर 4 हैं:
हिंद महासागर, इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। समुद्र में मनुष्य की दिलचस्पी यूं सदा से ही रही है, पर कुछ समय से उस ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इस संदर्भ में सबसे पहली और खोजपूर्ण पुस्तक अंग्रेज रसायन शास्त्री रॉबर्ट बॉयल ने लिखी थी। यह सन 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। मैथ्यू मोरी ने सारे संसार के समुद्रों का चक्कर लगाया और समुद्र विज्ञान पर प्रामाणिक पुस्तक लिखी। लुइस अगेसिस, अलेक्जेंडर, एडवर्ड फोर्ब्स ने इन खोजों को और आगे बढ़ाया। चार्ल्स डार्विन ने और भी अधिक प्रकाश डाला। सर्वांगपूर्ण समुद्र विज्ञान के अन्वेषण का कार्य कैप्टन C.W. थॉमसन ने किया। उसे ब्रिटेन की नौसेना का एक जलयान चैलेंजर मिल गया। उसके सहारे उसने 11,000 किलोमीटर की यात्रा 3 1/2 वर्ष में पूरी की। इसी बीच जो शोध सामग्री उसने एकत्रित की उसका विश्लेषण करने में पूरे 20 वर्ष लगे। वे सब निष्कर्ष 50 मोटी जिल्दों में प्रकाशित हुए हैं। समुद्र विज्ञान का इसे प्रथम विश्वकोश कह सकते हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हिंद महासागर की खोज सन 1963 ईस्वी में की गई, जिसमें 13 देशों के जलयानों ने योगदान दिया। समुद्र की आंतरिक सक्रियता ही उसे महत्वपूर्ण बनाए हुए है। यदि उसमें निष्क्रियता होती तो अब तक वह कब का गंदा तालाब बनकर सड़ गया होता और इस सारी धरती पर दम घोटने वाली विष भरी सड़ांत के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। सक्रियता ही चेतना प्रदान करती है और उसी के आधार पर अपनी गरिमा बनाए रखना तथा संपर्क क्षेत्र को महत्वपूर्ण अनुदान दे सकना संभव होता है। समुद्र की भी यही स्थिति है और यही मनुष्य जीवन की भी। धरती घूमती है और अपनी हलचल से हर जड़ चेतन को प्रभावित करती है। समुद्र भी अपवाद नहीं हो सकता। उसमें भी क्रिया विश्रांति की अनवरत हलचलें होती हैं। मनुष्य को विश्राम की, सुख उपभोग की इच्छा तो होती है, पर यह भी स्पष्ट है कि सक्रिय श्रमशीलता का ही दूसरा पक्ष प्रगतिशीलता है। ठंड और गर्मी का संतुलन इस धरती पर समुद्र की गहराई में अनेकानेक हलचलों का और सुखद संभावनाओं का सृजन कर रहा है। धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, अस्तु वह क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। समुद्री पानी भी वहाँ काफी गर्म हो जाता है और गर्म जल के हल्के होने के कारण उसका प्रवाह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों की ओर चल पड़ता है। ध्रुव प्रदेशों के पानी की स्थिति इससे विपरीत है। वहाँ ठंडक अधिक रहने से पानी भारी हो जाता है। अधिक ठंडा अधिक भारी पानी तली में बैठ जाता है। यह तली में बैठा पानी भूमध्य रेखा पर गर्म पानी बहने के कारण खाली हुई जगह को भरने के लिए दौड़ता है। इस प्रकार तालाब की तरह बंद दिखाई पड़ने वाले समुद्र में भी नदियों जैसा प्रवाह बनता रहता है और उसमें सड़न उत्पन्न नहीं होने पाती। अंतः प्रवृत्तियां ब्राह्म जीवन में सक्रियता उत्पन्न करती हैं। भीतर की हलचलें दृश्यमान नहीं होती। भीतरी गतिशीलता का परिचय भी नहीं मिलता। अंतः प्रवृत्तियां ब्राह्म जीवन में सक्रियता उत्पन्न करती हैं। भीतर की हलचलें दृश्यमान नहीं होती। भीतरी गतिशीलता का परिचय भी नहीं मिलता। लगता है कि मनुष्य बाहर से ही सक्रिय है, भीतर स्थिरता रहती होगी, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। वे मंद समझी जाने वाली आकांक्षाएं और प्रेरणाएं ही हमें सक्रिय, सुयोग्य एवं सफल बनाती हैं। भीतर का भारीपन ही ऊपर के हल्के फुल्के जीवन में स्फूर्ति भरे रहता है। समुद्र की ऊपरी सतह में अधिक हलचल रहती है, क्योंकि ऊपर खारीपन कम और नीचे अधिक है। यूं यह भारी जल भी रेंगता है, पर उसकी गति
ऊपरी सतह की अपेक्षा कहीं कम होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के ज़माने में ही इन समुद्री जलधाराओं का कुछ कुछ पता चल गया था। ब्रिटेन से अमेरिका जाने वाले जहाज़ों को 2 सप्ताह अधिक लगते थे, जबकि अमेरिकी जहाज़ 2 सप्ताह पहले ब्रिटेन जा पहुंचते थे। चाल को घटाने और बढ़ाने में समुद्री जलधाराओं का सीधा या उल्टा प्रवाह ही इस अंतर का प्रमुख कारण था। कुशल नाविकों ने इन जलधाराओं का नाम गल्फ स्ट्रीम रखा था और उनके नक्शे बनाए थे। जलधाराएं उथली, गहरी, चौड़ी और संकरी पाई जाती हैं। उनकी चाल का अनुपात प्रति घंटा 1854 मीटर आंका गया है। मोटे तौर पर सतही प्रवाह द्रुतगामी और गहराई में प्रवाह मंदगति वाला होता है। इस प्रवाह के 3 कारण माने जाते हैं: ज्वार भाटा से उत्पन्न, समुद्री हवाओं में धकेले जाने के कारण, तीसरा खारे पानी के घनत्व में अंतर आते रहने से यह जलधाराएं प्रभावित होती हैं। उनकी गति में मंदता एवं तीव्रता भी इन्हीं कारणों से घट-बढ़ होते रहने से उत्पन्न होती है। ये जलधाराएं अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को बहुत तरह से प्रभावित करती हैं। मानसून की कमी पेशी, दौड़ने की गति तथा दिशा का निर्धारण, तूफानों की उत्पत्ति, जलयानों की यात्रा में सरलता एवं रुकावट। लहरों का संबंध विशेषता हवा से है। वे प्रायः 30 मीटर से कम ही ऊंची रहती हैं। यूं मनीला से सैन डिएगो जाते हुए रमैयो जलयान के कप्तान ने 7 फरवरी 1933 ईस्वी की रात में प्रशांत महासागर में उठती हुई लहरों की ऊंचाई 35 मीटर तक आंकी थी। पर ऐसा कभी कभी ही होता है। लहरें तट से नहीं टकराती, वे कोण बनाकर भूतल का स्पर्श करती हैं। ब्राह्मी परिस्थितियों का प्रभाव यदि कभी आंतरिक स्थिति को उद्विग्न कर दे तो उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। यह विपत्ति समुद्र पर भी आती है। कभी कभी सूर्य, चंद्र आदि के प्रभावों का सामना भी नहीं कर पाते, फलतः अपने को तूफानी परिस्थितियों में फंसा लेते हैं और विनाशकारी घटनाएं उत्पन्न करते हैं। असंतुलित और उद्विग्न मनस्थिति वाले मनुष्य भी यही करते हैं। ज्वार भाटे और सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उत्पन्न होते हैं। उनके कारण समुद्र का समूचा पानी ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी का थल भाग भी फैलता सिकुड़ता है। धरती के चारों ओर भरा हुआ वायुमंडल मीलों ऊपर उठता और नीचे आता है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर का भार विस्तार भी इनसे प्रभावित होता रहता है। सन 1912 ईस्वी की वह दुर्घटना समुद्री इतिहास में कभी भुलाई नहीं जा सकती, जिसमें अमेरिकी जहाज टाइटैनिक समुद्र में तैरते हुए एक हिम पर्वत से जा टकराया था और हजारों यात्रियों समेत डूब गया था। ग्रीनलैंड के समुद्र में अभी भी ऐसे दर्जनों हिमखंड तैरते हैं। उधर से निकलने वाले जहाज़ों को इस टकराव से बचने के लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। एशिया का पूर्वी तट इन कबंध तूफानों का देश है। जापान को ये दैत्य तरह तरह से धमकाते झकझोरते रहते हैं और भी कितने ही द्वीप समूह उनसे प्रभावित होते हैं। अमेरिकी तटों से टकराने वाले तूफान हरिकेन कहलाते हैं। भारत पर हमला करने वाले तूफान चीनी सागर में उठने वाले टॉयफ्रंट्स के चेले चपाटे हैं। वे इधर चले आते हैं और बंगाल की खाड़ी के इलाके में बहुत हानि पहुंचाते हैं। कभी कभी समुद्र की सतह पर छाया रहने वाला हवा का दबाव अचानक घट बढ़ जाता है, जिससे पानी में हलचल मचती है और हवा में उथल पुथल पैदा होती है। तूफान इन्हीं परिस्थितियों में पैदा होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उससे एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे कोरियोली कहते हैं। तूफानों को इस कोरियोली की दिशा और सहायता मिल जाए तब तो वे और भी भयंकर हो उठते हैं। समुद्री तूफान कई बार तटवर्ती लोगों के सिर पर भारी विपत्ति लाद कर लाते हैं। पिछले दिनों उड़ीसा में जो तूफान आया था, उसने 10 लाख व्यक्तियों का सर्वस्व समाप्त करके उन्हें असहाय बना दिया।
कटक तथा बालासोर जिलों की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। 1000 से ऊपर मनुष्य उसमें मरे थे। दक्षिण रामेश्वरम के तूफान ने और भी अधिक कहर ढाया था। 30 मीटर ऊंची लहरें एक सवारी रेलगाड़ी को ही बहा ले गई, जिसमें सवार यात्रियों में से एक भी जीवित न बच सका तथा रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले 2040 मीटर लंबे पुल को उन लहरों ने उखाड़कर समुद्र में बहुत दूर फेंक दिया। अक्सर बंगाल की खाड़ी में 3-4 बड़े तूफान हर साल आ ही जाते हैं। इनकी चाल 250 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक प्रतिदिन की होती है। इन समुद्री तूफानों को कबंध भी कहा जाता है। कबंध उस क्षेत्र में पैदा होते हैं जिनका तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो तथा ठंडे समुद्रों तक पहुंचते पहुंचते वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सामान्यतः कबंध की जिंदगी 6 दिन से 10 दिन की होती है। यह विनाशकारी उथल पुथल, हवा, सूर्य आदि के प्रभावों का सामना न कर सकने की असंतुलित स्थिति में ही उत्पन्न होती है। सामान्यतः समुद्र अपनी स्थिरता को बनाए रखता है, तभी तो संसार की क्रम व्यवस्था चलती है। मनुष्य भी जब तक अपनी आंतरिक दृढ़ता विवेकपूर्वक बनाए रहते हैं, तब तक वे शालीन, सज्जन और महापुरुषों के स्तर पर बने रहते हैं। आकर्षणों और उत्तेजनाओं से ग्रस्त होकर जब वे असंतुलित होते हैं, तभी विनाशकारी विभीषिकाएं उपस्थित होती हैं। यह समुद्र की भी हे स्थिति है और मनुष्य की भी। आर्कटिक और एंटार्क्टिक समुद्र पर जमी हुई बर्फ की मोटाई औसतन 7500 फीट है। कहीं कहीं वह मोटाई 13,000 फीट तक भी पहुंच गई है। एक जगह तो यह मोटाई 3 मील से भी अधिक है। यह सारी बर्फ यदि पिघल जाए तो संसार भर के समुद्रों का पानी सैकड़ों फीट ऊंचा उठ जाएगा। हर साल बादल जितना पानी बरसाते हैं, यदि इस बर्फ से वह काम लिया जाए तो 50 साल तक वर्षा कराने के लिए यही बर्फ काफी है। मनुष्य की महानता ध्रुव प्रदेश में जमी हुई बर्फ की तरह है। जब तक वह स्थिर है, तभी तक यह संसार स्थिरता, प्रगति एवं सुख शांति से लाभान्वित हो सकता है। यदि वह मानवीय गरिमा, शालीनता एवं अपनी शालीनता छोड़कर उद्दंड उत्तेजना अपनाने और पतन की दिशा में बह चले, तो समझना चाहिए कि अब सर्वनाश की घड़ी आ पहुंची, जिसमें वह स्वयं भी नष्ट होगा और इस सुंदर संसार को भी नष्ट भ्रष्ट करके ही रहेगा।